आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के परमाणु और अणु एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जो कि ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत चीज़ पूछे जाते हैं। चलिए हम जानते हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के और चलते हैं। चलिए, तो परमाणु और अणु के बारे में सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये कौन सा चीज़ है, कैसे ये बना है, कब है, कहाँ पे है, ये चीज़ के बारे में जानकारी कैसे कैसे प्राप्त किया। तो पहले शुरू एक वैज्ञानिक, पहले शुरू भारतीय दार्शनिक लोग आए। उन्होंने अनुमान लगा रहा था कि जितना भी चीज़ है ना, आखिर वो कोई भी पदार्थ है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद रहता है हम उसके बारे में नहीं जानते। फिर भी वो कुछ चीज़ तो होता होगा पदार्थ के अंदर जो कि हमको मालूम नहीं रहता है। तो वो कौन कौन सा चीज़ है, लेकिन कोई कोई आए बोले कि कुछ भी हो सकता है। जब हम वो चीज़ देखते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, कभी कण के बारे में बताने लगता है, कभी क्या चीज़ के बारे में बताने लगता है, इस तरह हम कल्पना कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं और विस्तार से कहते हैं कि 500 ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जैसे बना हुआ, जैसे हम कोशिका के बारे में, सेल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो पूरा शरीर हम लोग का शरीर जो बना है क्या चीज़ से बना है, सेल से बना है। उसी तरह हम लोग का शरीर भी एक तरह से क्या है, परमाणु अंदर में होगा, परमाणु का कण होगा ही होगा, जरूर बात है। तो पर हम ये इसके बारे में कल्पना कैसे किए, तो हम जानते हैं 500 ईसा पूर्व का बात है, बहुत साल पहले का बात है कि प्राचीन भारतीय यूनानी दार्शनिक ने, इन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि पदार्थ जो होते हैं ना, पदार्थ के अंदर जो कण मौजूद रहते हैं, क्या रहते हैं, कण मौजूद रहते हैं। और वह प्रसिद्ध, अब दूसरा ये चीज तो बता के चल गए, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं कि ये बता करके चल दिए, लेकिन ये सही ढंग से बताया नहीं कि पदार्थ के कण जो होते हैं ना वो इधर उधर होते हैं, कण मिल करके बना हुआ है। तो चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय महर्षि कनाद, इन्होंने बताया, अपनी एक पुस्तक लिखा, महर्षि कनाद ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था ब्लेसविक सूत्र में इन्होंने बताया कि पुस्तक में इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो है ना अत्यंत छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है, इन्होंने बताया। पर ये तो बताएं और ये भी बताएं कि यह जो कण है ना इंडिविजुअल है, हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। कण है पर इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इंडिविजुअल है। तो ये चीज कह करके और उसी का नाम रख दिया, क्या चीज, परमाणु नाम रख दिया। तो ये आज से बात नहीं, बहुत साल पहले ही कनाद ने बता दिए थे। लेकिन ये चीज बात को आगे चलते गया और इसके आगे और विखंडन होते गया वैज्ञानिक तौर पे सब। तो ये बता करके सब कोई, अब और आया कोई वैज्ञानिक आया, वो भारतीय दार्शनिक, वो पकुदा कात्यायन, इन्होंने भी बताया कि सभी भिन्न, इन्होंने बोला कि जितने भी पदार्थ हैं सभी में भिन्न पदार्थ जो है सब में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, परमाणु रहते हैं, परमाणु मौजूद होंगे, कण जो होंगे उसी का परमाणु मौजूद होंगे, ये बता के गए। पर सब ये चीज तो बता के चल गए, लेकिन ये नहीं बताएं कि परमाणु का काम क्या है, कैसे क्या काम करता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग कैसे लेते हैं, ये कोई नहीं बता के गया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग कैसे लेते हैं, तत्व में परमाणु कहाँ पे पाया जाता है, क्या कैसे करता है, तत्वों को संयोजन कैसे होता है, परमाणु का संयोजन कैसे होता है, ये चीज बता करके कोई गया नहीं। तो आगे हम चलते हैं। फिर एक और वैज्ञानिक आए, इन्होंने भी बताया कि सब ये चीज कल्पना ही कर रहे थे, सब चीज सोच ही रहे थे। अब देखिए, ग्रीक दार्शनिक आए, इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिस एक वैज्ञानिक थे, ये भी ल्यूसिपस, इन्होंने दोनों ये ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग जो बताए, कनाद जी बताएं,
कात्य, पकुदा, कात्यायाम जो बताएं, ये सब आपका कहना सही है, लेकिन मेरा अलग बात है। हम बता रहे हैं कि जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ के छोटे से छोटे कण को तोड़ते जाएंगे, जो अंतिम अंक जो मिलेगा, अंतिम छोटा कण जो मिलेगा, उसी का नाम ये क्या रख दिया, इनके अनुसार परमाणु रखा गया। कौन? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने दोनों मिलकर के बोला कि अगर परमाणु को, पदार्थ को तोड़ते जाएंगे, इतना तोड़ेंगे छोटा से छोटा कण, अंतिम जो कण बनेगा वो रखा जाएगा नाम उसका क्या, वो परमाणु ही है। अंतिम कण का नाम रख दिया। पर इससे पहले तो ये कनाद ने बता दिए थे, पर ये कल्पना चलते रह गया। आखिर है क्या भाई? तो परमाणु सब चर्चा कर रहे हो, तो क्या है परमाणु? इसके बारे में तो नहीं बता सकते थे, परमाणु है क्या? तो आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में आया, वैज्ञानिक सोचने लगा कि तत्व में कैसे परमाणु रहता होगा, यौगिकों में अंतर कैसे करेंगे परमाणु के बारे में, और सहयोग रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है परमाणु और तत्व जो भी भाग लेते हैं, वो कैसे भाग लेते हैं, किस तरह रहता होगा, कैसे करता होगा रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सारी चीज कल्पना करते करते सब आदमी तंग हो गए। तो तंग होने के बाद एक 18वीं शताब्दी के बाद आया लेबोजियर, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, वो लेबोजियर आए। तो लेबोजियर ने बताया, एंटोइन लेबोजियर ने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन जो होता है वो दो नियम से होते हैं, तत्वों में संयोजन, यौगिकों में संयोजन, और अगर बात करते हैं ऐसे रासायनिक अभिक्रिया में जो संयोजन होता है वो होते हैं दो विधि से। एक होते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो तरह से संयोजन होते हैं, एक होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोरेशन। ये होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो इन्होंने ये जो बताया, ये बताने वाला पहला कौन था और सबसे नियम पहले निकालने वाला ये था, इसीलिए इसको कहते हैं फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। किसको बोलते हैं? मतलब जन्मदाता, किसको? केमिस्ट्री का जन्मदाता को कहते हैं लेबोजियर। और ये लेबोजियर ने ही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन निकाला। और लॉ ऑफ दो तरह से भागों में बांटा गया, एक का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोरेशन कहा जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोरेशन कहा जाता है। ये दो नियम ने, अब ये जो पहला नियम जो खोजा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये खोजने वाला का नाम था लेबोजियर। क्या नाम थे? लेबोजियर नाम थे। और ये स्थिर अनुपातिक का नियम जो खोजा था, इसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट लुईस प्राउस्ट नाम था। इन्होंने ये खोजा। अब ये दोनों का क्या काम है? इन्होंने कहा कि जितने द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, दोनों और परमाणु जितना भी भाग लेते हैं, जब नया पदार्थ बनता है ना तो वो विनाश होते पदार्थ का, ना निर्माण होते हैं। तो ये मजेदार बात कह दिए कौन? ये बताएं लेबोजियर ये कह करके गए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कोई भी पदार्थ, वो तो ना तो विनाश होता है ना निर्माण होते हैं। वह परमाणु ना तो निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया ना तो विनाश होते हैं, ना क्या होता है, द्रव्यमान का नाश होता है, ना विनाश होते हैं। यानी कि अब मिलाएं द्रव्यमान बन गया, ऐसा कोई चीज होता नहीं है, ये बताएं। तो ये कहें, ये लेबोजियर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो निकाला, इन्होंने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, मतलब निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। इन्होंने बताया लेबोजियर। और लेबोजियर ने यह भी बताया कि अगर जहाँ हम क्या लें, अगर सोडियम
सोडियम कार्बोनेट को 5.3 ग्राम ले लेते हैं और 6.0 ग्राम ले लेते हैं, क्या चीज, एथेनोइक अम्ल ले लेते हैं, और सोडियम एथोनाइट ये ले लेते हैं 8.2 ग्राम है, मिलाए हैं तो ये दोनों मिलाए हैं तो ये बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, ये दोनों मिलाए तो ये टूट टूट करके अलग हो गए, और ये 2.2 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल है 0.9। ये सब है। जब हम ऊपर वाला को जोड़ते हैं, ये अभिकारक और उत्पाद जानते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, इधर वाला अभिकारक हुआ, और तीर के इस पार में जो हो जाता है वो होता है उत्पाद। अभिकारक की ओर हम अगर क्या करें, जोड़ें, तो ये हो जाएगा 5.3 प्लस 6.0 जोड़ेंगे तो 11.3 क्या हो जाएंगे ग्राम। फिर इधर भी जोड़ेंगे तो 8.2 और 2.2 और 0.9 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाते हैं कितना, सबको जोड़ने पर ये भी हो जाते हैं 11.3 ग्राम। तो कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी पदार्थ होता है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं कि कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये नहीं कि पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है और विनाश हो जाता है, ऐसा कोई बात होता नहीं है। ये लेबोजियर ने बता के गए, तो आपको समझने में आ गया कि ये और ये दोनों अभिकारक की ओर परमाणु, अभिकारक की ओर द्रव्यमान जो है और उत्पाद की ओर द्रव्यमान दोनों क्या हो गया, बराबर। और इसी कारण हम आगे भी पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, परमाणु को संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, परमाणु दोनों ओर संतुलित करने का यही कारण है द्रव्यमान संरक्षण नियम के सिद्धांत के अनुसार। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कौन कौन सा पदार्थ कितना में भाग ले रहा है, कितना मोल भाग ले रहा है, मोल कितना मोल में कितना अणु भाग ले रहे हैं, तो भी हमको ये चीज मालूम होगा, तभी हम संतुलित करते हैं। और संतुलित करने से हमें मालूम पड़ जाता है कि कोई पदार्थ कितना ग्राम कितना द्रव्यमान में भाग ले रहे हैं, ये चीज मालूम पड़ जाता है। तो अब ये चीज समझने में आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन, तो ये चीज समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसका जानते हैं, इसका खोज करने वाला था जोसेफ लुइस प्रोस्ट। इन्होंने कहा कि किसी भी यौगिक में तत्व में सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, और इसी का नियम रख दिया, क्या नाम रख दिया, स्थिर अनुपात का नियम का। ये बोला स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, किसी यौगिक में तत्व जो होते हैं, जल जैसे ले पानी में 2 तत्व मिलकर के बना है, एक बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक निश्चित द्रव्यमान में मिला होगा, निश्चित द्रव्यमान में मिल करके विद्यमान रहते हैं हमेशा, तभी वो यौगिक बनते हैं, नहीं तो वो नहीं बनते हैं। अब ढेर सारा हम मिला देंगे तो वो नहीं, एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कि जल जो बना है वो 1:8 के अनुपात में बना है। जैसे जल का सूत्र होता है H2O होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, एक परमाणु का ग्राम होता है 1 ग्राम, तो 1 गुना 2 तो ये हो गया 2 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले रहा है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 का 16, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये 18 ग्राम पूरी तरह से भाग लिया। लेकिन अगर कहेंगे निश्चित अनुपात में कितना होगा, अनुपात देखिए, अनुपात क्या निकल जाएंगे, 2 ग्राम हो गया, ये 2 ग्राम हो गया क्या चीज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया कितना 16 ग्राम। अगर हम इसका रेशियो अगर तोड़ते हैं तो 1:8 होता है, 8 बार। तो कोई भी, हम ये भी कहते हैं पानी में रहे या ठंडा पानी रहे, कोई भी चीज रहे जिसमें हम देखेंगे कि अब तालाब का पानी रहे या समुद्र का पानी रहे, सब में पानी में एक निश्चित अनुपात में दिया रहेगा, जो यौगिक बना होगा वो एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे हम बात करते हैं पानी हुआ, तालाब में हुआ, कुआं में हुआ, या नल में है, चापाकल में है, जितना भी है सब में क्या रहेगा, एक अनुपात
8 में ही रहेगा विद्यमान, इससे अधिक होगा नहीं। पानी का एक निश्चित अनुपात होता है, सभी चीज का एक निश्चित अनुपात होता है, तभी वह यौगिक तैयार होते हैं। ये बताएं जोसेफ प्राउस्ट बताएं। तो आगे हम जानते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन जैसे आ जाएंगे, कह देंगे कि 1 ग्राम में ऑक्सीजन जो बन रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बन रहा है 8 ग्राम बन रहा है। इसी तरह कहेगा हाइड्रोजन अगर जहां हम क्या करें 1:8 हुआ पानी का द्रव्यमान। अगर बोलेंगे हाइड्रोजन को हम कर दिए 3 ग्राम, हाइड्रोजन को कर दिए 3 ग्राम, तो 1 ग्राम का हाइड्रोजन का 3 ग्राम कर दिए तो 3 हो गया। तो इसमें भी हमको 3 करना होगा 24, तभी तो ये हो जाएगा 3 ग्राम। 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 24 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो 24 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा, तब फिर कटाएंगे ये। तो क्या मतलब, इससे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को हम कटाएंगे अगर कोई भी यौगिक में, तो वो एक निश्चित अनुपात जो होता है उसका फिक्स निश्चित अनुपात होता है, वो फिक्स ही होता है। चाहे वो आप कितना भी बनाइए, अगर हम बता देते हैं, अगर हम कर देते हैं कि हाइड्रोजन को 4 ग्राम कर देंगे, हाइड्रोजन को 4 ग्राम, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 32 ग्राम, ऑक्सीजन हो जाएगा 32 ग्राम, तभी वह पानी बनेगा, नहीं तो वह पानी नहीं बनेगा। अब हम क्या कर दिए, ये बढ़ा दिए और ये बढ़ाने के बाद इसको हम घटा देंगे तो वह पानी बनेगा नहीं। तो जितना भी तालाब का पानी रहे, नल का पानी रहे, समुद्र का पानी रहे, सब में क्या रहता है, एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, एक निश्चित अनुपात में। तो ये चीज आपको समझने में आ गए हैं, जो कि आगे वीडियो अब हम ये चीज समझने में आ गए। अब आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं बोरॉन और ऑक्सीजन। अब आगे हम जानेंगे इसी तरह कई ऐसे पदार्थ का जो कल्पना करते गया और परमाणुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होते गए। अब जानते हैं, आगे हम जानते हैं अब कई परमाणु, जैसे कोई भी पदार्थ यौगिक में कितना % कोई परमाणु है उसके बारे में हमको जांचना है। तो ये सूत्र रहना, किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा की जांचना है, तो यौगिक का पूरा द्रव्यमान निकालना है। जितना यौगिक का द्रव्यमान होगा, मतलब मान लीजिए ये यौगिक का द्रव्यमान, और जिस यौगिक में जो तत्व होगा, जिस तत्व का आपको द्रव्यमान निकालना है उसका आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमको निकालना है बोरॉन का निकालना है, तो बोरॉन का अगर जहाँ निकालना होगा तो बोरॉन का हमको निकालना होगा, तो यहाँ से जैसे निकालेंगे तो टोटल द्रव्यमान कितना है 0.24, और बोरॉन का निकालना है तो ये हो जाएगा बोरॉन का निकालना है तो 0.096 लिखना होगा गुना 100, ये करना होगा 100 करना होगा। अब देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे 3 अंक है तो 1000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 0 2 0 और 1 3 0, ये 24 चौक हो जाएगा इतना, तो 4 दही का 40, तो 40% क्या हो जाएगा उसमें, 40% क्या हो जाएगा, हम बोरॉन लिए थे 40% बोरॉन है, तो ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60%। इसको भी हम निकाल के बताते हैं ऑक्सीजन 60% कैसे होंगे। तो इसी सूत्र पे हमको बताना है, किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत की मात्रा अगर निकालना है यौगिक में, तो उस तत्व को ऊपर रखना है, तत्व का द्रव्यमान ऊपर रखना है, और बटे यौगिक का द्रव्यमान, पूरा यौगिक का द्रव्यमान वो नीचे रखना होगा, गुना 100 करना होगा। तो उस तत्व का प्रतिशत निकल जाएंगे, कितना प्रतिशत उसमें द्रव्यमान में भाग ले रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसी को मिटाते हैं, जैसे तो ये हो जाएंगे, टोटल कितना है, नीचे हो जाएगा कितना यौगिक का द्रव्यमान 0.24, और ये है कितना 0.144, और गुना क्या कर देंगे 100 से,
ये हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1000, और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100। तो ये 3 जीरो 2 जीरो और 1 ये कट जाएंगे। ये 24 चौका 4, 24 छक्का 6 बार में कट जाएंगे, 6 दाएं का 60। तो 60% हो जाएंगे क्या चीज, ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन तत्व का द्रव्यमान कितना 60% उसमें भाग ले रहे हैं, और 40% बोरॉन भाग ले रहे हैं। इसके पहले हम समझिए। अब आगे हम चलते हैं। इसी तरह कल्पना करते करते डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार डाल्टन बहुत सारा सिद्धांत दिए। कहें कि सभी पदार्थ जो होते हैं ना, सभी पदार्थ परमाणुओं से बना है। अच्छा ये भी बताएं, जितने भी पदार्थ हैं परमाणुओं से बना है, ठीक है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, ये भी इनका कहना सही बात है, परमाणु। लेकिन अविभाज्य ये आगे चल के विभाज्य बन गया है। जैसे इसके अंदर जब खोजा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जे थॉम्सन आते हैं, रदरफोर्ड आते हैं, नील बोर आते हैं, इस तरह कई ऐसे ऐसे गोल्डस्टीन भी आते हैं। सब चीज क्या किया है, ये लोग को गलत साबित कर दिया। ये डाल्टन का सिद्धांत को गलत साबित कर देता है। कई चीज का ऐसे ऐसे अविभाज्य है, तो अविभाज्य नहीं है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे मात्र यही चीज के बारे में पढ़ेंगे। आगे चल के हम चैप्टर में दूसरे, चलिए आगे। परमाणु का अविभाज्य कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में ना तो वह निर्माण होता है ना ही विनाश, इनका सही कहना था। जैसे ये भी कौन, लेबोजियर भी उसके पहले भी बताया, कहे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो भाग लेते हैं, द्रव्यमान का ना तो नाश होता है ना विनाश होता है। इनका और उनका दोनों मैच कर गया। और मैच क्या क्या किया, एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भी बताएं, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात के संख्या के यौगिक का निर्माण करते हैं। इन्होंने जितना चीज ये चीज बताएं, इनका कहना सही था, सब चीज सत्य सत्य निकला। पर अब आगे इसी तरह कल्पना करते करते लास्ट में जैसे कल्पना में निकला कि सब चीज का विखंडन करते हुए तब समझने में आया कि परमाणु जो बना है ना, पदार्थ जो बना है वो बना है किससे, परमाणुओं से बना। किससे बना है, परमाणुओं से। तो ये बता दिए कि पदार्थ का रचना जो हुआ है, पदार्थ का रचना जो हुआ है किससे हुआ है, वो हुआ है परमाणु से। तो छोटी इकाई मान लिया, जैसे ईंट, घर, ये घर तर जो घर बनाने के लिए या जितना भी चीज घर महल जो भी चीज बनाते हैं, तो ईंट एक चीज जरूरी होता है। तो ईंट को हम क्या करेंगे, ईंट का एक पार्ट करके बड़ा से एक घर बना। उसी तरह क्या किया, कई परमाणु मिलते गया परमाणु मिलते गया, तब बना क्या चीज बना है, पदार्थ बना है। जैसे हम लोग में क्या है, कोशिका का भी जानते हैं। कोशिका के लिए क्या कहता है, कोशिका जो होता है कई कोशिका मिल करके, जैसे हम लोग का शरीर जो हुआ है कई कोशिका, मिलियन ट्रिलियन कोशिका है, तो वो सब कोशिका मिल करके हमारा क्या बना है, शरीर बना है। उसी तरह कई परमाणु मिल करके क्या बना है, पदार्थ। इसीलिए क्या कहते हैं, पदार्थ की रचनात्मक छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या कहे जाएंगे, परमाणु कहे जाएंगे। तो ये कल्पना, ये सारा विखंडन होते 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 पदार्थ के अंदर आ ही गया। नहीं तो पदार्थ के अंदर बता ही नहीं सकते थे, खाली बोलते थे अविभाज्य कण है, ये है वो है, सब बोलते हुए चले गए थे। पर ये नहीं बताए थे कि पदार्थ जो बना है, पदार्थ के अंदर मौजूद है ये जानते थे, लेकिन पदार्थ बना है किससे ये बताया नहीं जाता था। तो ये बताया कब, जब विखंडन पूरी तरह से हुआ, विछाड़ हुआ, पूरा तरह से बोलते गया, मतलब पूरी तरह से खोज करने के बाद तब लास्ट में पता चला कि पदार्थ जो बना है वो किससे मिलकर के बना है, परमाणुओं से बना है। चलिए आप जानते हैं, किसी परमाणु के आकार को उसकी त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। अब कितना बड़ा, उसका त्रिज्या पे निर्भर करता है। अब जैसा परमाणु रहेगा उसका त्रिज्या उस तरह होगा, मतलब बड़ा परमाणु का बड़ा त्रिज्या होंगे। तो उस आधार पे कहते हैं किसी परमाणु का आकार उसके त्रिज्या पे निर्भर करते हैं। त्रिज्या पे, अगर त्रिज्या बड़ा होगा तो परमाणु बड़ा होगा। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या को नापने के लिए नैनोमीटर से हम सूचित करते हैं। किससे करते हैं, नैनोमीटर से मालूम करते हैं, नैनोमीटर से। अब जानेंगे
1 नैनोमीटर जो होता है 10 पे पावर 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। एक मीटर का अगर जहां हम 10 मतलब 1 मीटर का 1 पे कितना जीरो हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 9 जीरो। 1 से 9 जीरो से अगर भाग दे देंगे 1 मीटर में, तो उतना से छोटा छोटा क्या रहते हैं, परमाणु रहते हैं, उतना से। इसीलिए कहते हैं परमाणु को हम देख नहीं सकते। देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखिए। तो ये चीज कल्पना ये चीज बुक में दिया हुआ। तो ये 1 मीटर बराबर अगर नैनोमीटर में बात करते हैं तो 10 पे पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन में इतना नैनोमीटर होते हैं, जल में इतना नैनोमीटर होते हैं। अब पानी में देखिएगा 1/9 भाग से देखिएगा तो पानी में कहीं परमाणु देख पाएंगे नहीं। परमाणु को देखना है तो उसके लिए माइक्रोस्कोप से देखना होगा। अब ये सारा चीज कल्पना करते 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 आदमी लोग क्या हुआ, थक गए। तो सारी चीज कल्पना जो करते गए हैं, तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देखा। जब देखा तो ये परमाणु जो थे ना बहुत छोटे से छोटे धुंधला जैसा दिखाई देने लगा। इतना जूम करके देखा, बढ़ा करके, आवर्धक लेंस उसमें लगा रहता है। माइक्रोस्कोप में आवर्धक लेंस रहता है, बड़ा से बड़ा जूम करते गया, देखा कि उसके अंदर देखा, फिर भी उतना दूर जाते जाते धुंधलापन दिखाई देने, तब उसका नाम रख दिया परमाणु का। देखा कि ये इसके अंदर क्या है, परमाणु है। अब जान लेंगे इसके। आप जानते हैं परमाणु का नामकरण कैसे रखा गया, परमाणु का सूत्र, परमाणु से सूत्र कैसे बना है, तत्व ये कैसे बना है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नामकरण कौन रखा? स्वीडन का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जे बर्जेलियस। इन्होंने ही क्या किया, किसी भी तत्व के संकेत और लैटिन ग्रीक भाषा का नाम जो रखा गया है, पहला अक्षर बड़े अक्षर बोलते हैं, बाद वाला अक्षर क्या होना चाहिए, छोटा अक्षर होना चाहिए। ये कौन दिया था? अगर आपको पूछ देंगे, कहेंगे कि जो नामकरण, किसी भी तत्व का नामकरण रखने वाला नामकरण जो रखा था, कौन आदमी था? किसी भी तत्व का नामकरण जो रखा था तो वो था जे बर्जेलियस। क्या नाम था उसका? जे बर्जेलियस। जैसे हाइड्रोजन कितना बड़ा नाम है, उसको संकेत में छोटा सा सिंबल में लिख दिया H। कार्बन का शुरू वाला अक्षर बड़ा अक्षर लिया। बेरिलियम का Ba, मतलब बड़ा अक्षर शुरू वाला होना चाहिए, और बेरिलियम जैसे बोल दिया तो 2 अक्षर जैसे लेंगे तो B बड़ा होना चाहिए, छोटी A होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एक। अब देखिए क्लोरीन में C और L। ये नहीं कि क्लोरीन ये C और L ऐसे लिख देंगे, ये कहता नहीं है, ये जे बर्जिलियस ने, हमने ये नियम नहीं निकाला है, ये बर्जिलियस ने निकाला है। क्लोरीन जैसे लिखेंगे तो L ये नहीं लिखना है, L लिख देंगे तो ये कट मार देगा, ये कट जाएगा, तो ये L ये लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ये। इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री का सूत्र जब जिस समय लिखना चाहिए उसको सही ढंग से लिखना चाहिए। अगर आप ये इस तरह अगर जान लिख देते हैं जल का सूत्र H2O, तो कहेगा ये तो क्या है, मोबाइल नंबर है, ये कुछ लगता है कोई चीज का नंबर है, तो ये चीज गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। सही ढंग से लिखना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए सही ढंग से लिखना चाहिए। आगे हम जानते हैं, तो ये हुआ हाइड्रोजन, कार्बन और बेरिलियम और ये न्यूट्रियम। और जैसे देखिए आर्यन, लेटिन शब्द जैसे ध्यान दीजिए, सोडियम का होना चाहिए Na से शुरू होना चाहिए, पर कुछ ऐसे लेटिन शब्द जिसका कुछ अलग से वो शुरू से उसी ने बनाया है। जैसे देखिए सोडियम का Na होता, Na लिख दिया है, लेकिन होता है क्या, न्यूट्रियम से बना है सोडियम। अब औरन जैसे हुआ Au, औरन का क्या हो जाएगा, Au, जो कि सोना है, गोल्ड से होना चाहिए, जो कि ये दिया नहीं। तो इस तरह ऐसे कई चीज है। जैसे सनेडियम, स्टेनियम मतलब टीन का, प्लम्बन, ये सब जितना भी है। जैसे बात करते हैं पोटेशियम को कहते हैं केलियम से बना है पोटेशियम। पहले केलियम था लेटिन शब्द, और उसका नाम रख दिया पोटेशियम, मतलब के रख करके पोटेशियम रख दिया। तो ये चीज आपको समझने में आ गए। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और समझिएगा कि ये जितना भी हम बताएं
ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड कई प्रश्न आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि ये महत्वपूर्ण है। चलिए धन्यवाद। इसमें और कई ऐसे ऐसे टॉपिक है जो कि आगे चल के हमको पढ़ना है, जैसे मोलों की संख्या, एवोगाड्रो की संख्या, कई ऐसे ऐसे अंकित प्रश्न भी है जो जिसके बारे में हम जानेंगे। अंकित प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत मतलब ये परीक्षा में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, बोर्ड में ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप कोई चीज़ टेक्निकल का जैसे फॉर्म भरिएगा तो उसमें ज़्यादातर ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। मोलों की संख्या, एवोगाड्रो की संख्या, या उस पर क्या कहेंगे, एटम की संख्या निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालने, मोलरता निकालने के लिए, ये सारे चीज आएंगे जो कि हम आगे चैप्टर में, आगे हम टॉपिक में जानेंगे। चलिए धन्यवाद और शेयर कीजिएगा।